हेलो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपका फिनेंशियल मोबिलाइजेशन फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेस है। तो देखिए, समझते हैं पहले टारगेट्स क्या है। जो नॉन टैक्स सोर्सेस है वो सोर्सेस होते हैं जो कि आपका टैक्स के अलावा उठाया जाए। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स है जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो आइडल बैठा हुआ, जैसे कि लैंड हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको मोनेटाइज करके या कोई डिसइन्वेस्टमेंट करके, तो उस इस सारे सोर्सेस से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसे हम नॉन टैक्स सोर्सेस कहते हैं। तो इस बार का टारगेट है कि जो हम रेवेन्यू जनरेटिंग रेवेन्यू बाय मोनेटाइजेशन, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के ऐसे रिसोर्स हैं जो कि अभी तक यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो आइडल बैठा हुआ है, उसका मोनेटाइज करना, उसको प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देना। दूसरा कि गवर्नमेंट का 2021 और 22 का जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो है आपका 1.75 लाख करोड़। अगर अभी करंट स्टेटस का बात करें तो 36% ड्रॉप हुआ है इन नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। मतलब कि आपका इसमें आपका आता है आपका इंटरेस्ट रिसीप्ट, जो कि लोन पे मिल रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट या यूनियन टेरिटरी को मिल रहा है, या फिर डिविडेंड या फिर प्रॉफिट। मतलब कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उनसे जो रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और साथ में फिर आपका होगा आरबीआई सरप्लस, मतलब कि आरबीआई भी जो उसके पास कुछ रिजर्व है रेवेन्यू का, उससे कुछ सरप्लस होता है, कुछ इंटरेस्ट जनरेट होता है जो कि वो गवर्नमेंट को देती है। तो उससे उसमें टोटल इन सब में मिला के 36% ड्रॉप हुआ है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा कि डिक्लाइन ऑफ 3% वॉज विटनेस्ड इन नेट रेवेन्यू टैक्स या नॉन टैक्स कलेक्शन टू ₹16.32 लाख। तीसरा पॉइंट हुआ है कि ₹32,835 करोड़, मतलब कि जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनीज में शेयर कम कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, तो डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो उसमें कलेक्शन हुआ है आपका सिर्फ 32,835 करोड़, जबकि टारगेट था 2 लाख करोड़ का। अगर स्कीम्स देखें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें गवर्नमेंट वही करेगी कि जो भी एसेट्स उसके आइडल पड़े हुए हैं वो मोनेटाइज करेगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देगी। इसमें क्या होगा कि एक तो प्राइवेट सेक्टर उसको यूज़ करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन भी होगा, और दूसरा कि गवर्नमेंट की ओनरशिप कहीं नहीं गई है, वो बेच नहीं रही है, वो बस लीज पे देगी प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा कि पॉलिसी ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो वैसे लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट के, उसमें वो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी। तीसरा कि मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल लैंड और लैंड बैंक्स। चौथा कि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र, जैसा मैंने कहा कि आरबीआई को कुछ प्रॉफिट्स होता है, कुछ डिविडेंड्स होता है जो उसके पास रिसोर्स है उस पर, तो वो ना गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका आएगा। तो कंस्ट्रेन में आपका आएगा जो टैक्स कंसेशन है वो। दूसरा डेफिसिट फिनांसिंग एंड एक्सेसिव मार्केट बोरोइंग, मतलब कि बहुत सारे टैक्स कंसेशन देती है गवर्नमेंट, उसके कारण उसका जो रिसोर्सेस हैं, जो उसको इनकम है, वो कम होता है। दूसरा डेफिसिट फिनांसिंग एंड एक्सेसिव मार्केट बोरोइंग, मतलब कि गवर्नमेंट जो है इंस्टेड ऑफ मतलब कि लोन लेके या बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके डेफिसिट फिनांसिंग करती है, और उसके कारण उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरो करती है, तो उसका इंटरेस्ट, उसको फ्यूचर जो हमारा जनरेशन है उस पर इंटरेस्ट रेट का बर्डन बढ़ता है। तीसरा कि हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चौथा, जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनमें इनएफिशिएंसीज देखी गई है। इनएफिशिएंसीज मतलब कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंटली काम करता है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर पब्लिक सेक्टर काम कर रही है तो उसमें एक तो करप्शन देखने को मिलता है, दूसरा कि जो उनका तरीका होता है उसमें कमी दिखती है, लोग अपना 100% नहीं देते हैं, करप्शन होता है साथ में।
गुड गवर्नेंस का इशू होता है, अकाउंटेबिलिटी की इशू होती है। तो इस कारण पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनएफिशिएंट हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का घाटा ये होता है इंक्रीज़ करने का कि ये जो पुअर लोग हैं या गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कंपेयर टू जो अमीर लोग हैं। मतलब कि अगर कोई चावल का प्राइस बढ़ता है तो अमीर लोगों को कोई फ़ायदा, मतलब कि कोई उतना असर नहीं होगा उन पे अगर 2 रुपये चावल बढ़ा। लेकिन अगर गरीब आदमी है, वो 100 रुपये कमा रहा है उस और 2 रुपये चावल का बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, मतलब गवर्नमेंट जो है ना कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके वोट बैंक के लिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ लाती है जस्ट टू अट्रैक्ट द वोट बैंक। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल और जो मॉनेटरी बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। जैसे कि अब फार्मर्स के लिए डेप्ट को उन्होंने रिड्यूस कर दिया या छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं है, पर उल्टे जो बैंक का एनपीए है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर वे फॉरवर्ड देखो तो पहली बात है कि स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। दूसरा कि जो रेवेन्यू बेस है उसको और ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत है। टैक्स इवेजन या करप्शन को कम करने की ज़रूरत है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। तीसरा है कि स्टेट्स कुड ऑल्सो अंडरटेक ग्रेटर मोबिलाइजेशन ऑफ ओन टैक्स, मतलब कि सिर्फ सेंट्रल लेवल नहीं, आपको स्टेट के लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है, पंचायत के लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। चौथा, सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू अ प्रिडिक्टेबल स्टेबल टैक्स पॉलिसी। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होगा टैक्स पॉलिसी में तो लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं या बाहर की कंपनीज़ हैं, उनको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा इंडिया का इकोनॉमी। पांचवा है कि जो सब्सक्राइब करना चाहिए अचीवेबल इन्वेस्टमेंट टारगेट, मतलब कि ऐसा टारगेट रखना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद डिसाइड हो और उसको अचीव किया जा सके। ऐसा अनअचीवेबल टारगेट नहीं रखना चाहिए जो कि अचीव ही नहीं किया जा सके। तो इस तरह से हमने इसका वे फॉरवर्ड देख लिया। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।